हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, हम बायोलॉजी से संबंधित पिछले वीडियो में हम आपको कोशिका से संबंधित बेसिक जानकारी भी दिया था। उसके बाद में हम अन्य पॉइंट को भी हम लिखाने का प्रयास किए थे। ठीक है, तो उसी कोशिका से संबंधित आज हम दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और कोशिका विज्ञान में आज दूसरा वीडियो है। आज हम आपको कोशिका के प्रकार बताने वाले हैं, क्योंकि कोशिका आप जानते हैं संरचनात्मक दृष्टिकोण से दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है तो बहुत सारे आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि किस कोशिका में किस प्रकार का होगा या उसकी क्या विशेषता रही है, उसमें क्या कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उसमें जो आपका गुणसूत्र का विभाजन कैसे होता है, किस प्रकार का गुणसूत्र होता है, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है। आज हम चुन चुन कर आपको बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमारी बात समझ में आई? क्योंकि आज हम एकदम आराम आराम से पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट बहुत VVI है और आप एकदम अस्थिर से पढ़िए। ठीक है, चलिए। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। कम से कम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो अधिकार है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम धीरे धीरे करके सारे पॉइंट को आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको समझाते चलते हैं। चलिए, तो देखिए, आज हम कोशिका के प्रकार देख रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कोशिका के प्रकार में यदि देखा जाए तो कोशिका संरचना के दृष्टिकोण से दो प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। कोशिका है ना, यदि संरचना के दृष्टिकोण से देखा जाए बउआ तो कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है ना। अब दो प्रकार की होती है तो क्या क्या होती है बउआ? तो आप सभी जानते हैं, एक को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका एकदम ध्यान में रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका पहला ये हो गया। दूसरा आपसे प्रश्न पूछेगा, दूसरे कोशिका क्या कहा जाता है बउआ? तो दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका है ना। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन दोनों को आप समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम मूल रूप से इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में इस पर भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज हम दोनों को चर्चा करने वाले हैं। कोशिका के प्रकार तो बहुआ संरचना के दृष्टिकोण से कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को कहा जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। और इन्हीं दोनों पर इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है ये भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडलाइन बनाइएगा, किसका बउआ? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कोई यदि प्रश्न में पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कोशिका की सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया, हमारी बात समझ में आई? कोशिका की सबसे प्रारंभिक प्रक्रिया में जो होती है उस प्रकार की कोशिका को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। या अपनी शुद्ध भाषा में समझिए तो इतनी जानिए कि जो प्राचीन कोशिका होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक। यानी कि जानते हैं कि शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो ये कोशिका है। तो कोशिका में भी जो अभी कोशिका बनना शुरू हुआ है, ठीक है, यानी अविकसित कोशिका, अभी कोशिका का पूरा विकास नहीं हुआ है, वैसी कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन हम आपको निकाल करके देते हैं, कैसे कैसे आता है। देखिए, इसको क्या कह सकते हैं? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से निकलना शुरू हुआ। अब देखिए, ये इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे पूछा गया बताते हैं। साफ लिखा हुआ कि प्रारंभिक कोशिका या कोशिका निर्माण की आरंभ की प्रक्रिया वाले कोशिका को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये हो गया। और क्या निकलेगा? दूसरी, इसी को आदिम कोशिका भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बन सकता हम बना देंगे। इसी को आदिम कोशिका भी कहा जाता है, ये भी हो गया। और निकालते हैं, इसी को अविकसित कोशिका भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अविकसित कोशिका भी कहा जाता है। एकदम जितना क्वेश्चन पॉसिबल है बनने का, हम एक एक प्रश्न आपको बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए तो कै गो हो गया?
इसी को प्रारंभिक कोशिका भी कह सकते हैं, इसी को आदिम कोशिका भी कहा जाता है, इसी को अविकसित कोशिका। एक और बताते हैं, अभी जो बोले प्राचीन कोशिका, हमारी बात समझ में आ रही है, प्राचीन कोशिका, ठीक है। तो ये चारों में से कोई फैक्ट दे, सबका मतलब एक ही है, हमारी बात समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन में क्या करता है, अलग अलग करके प्रश्न पूछ लेता है, हमारी बात समझ में आई। तो अलग अलग करके प्रश्न पूछ लेता है, तो इसी बात पर चर्चा होती है। तो बउआ चाहे प्रारंभिक कोशिका बोले, चाहे आदिम कोशिका बोले, चाहे अविकसित कोशिका बोले, चाहे आपको पूछे प्राचीन कोशिका, सबका आंसर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, हमारी बात समझ में आई। अब इससे और क्वेश्चन निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो कोशिका है, इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है श्वसन से संबंधित। पूछता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहां होता है, हमारी बात समझ में, या प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसमें होता है, ऐसे पूछता है। अब बहुत VVI क्वेश्चन है ये बउआ। तो यदि श्वसन की बात पूछे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहां होता है, हमारी बात समझ में आई, तब इसका आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली। यहां से फिर ध्यान दीजिएगा, ये हम बात कर रहे हैं किस किस कोशिका की, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में बउआ श्वसन किसमें होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली में। एकदम VVI क्वेश्चन, इस पर एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि कोशिका विभाजन भी होती है, हर कोशिका का क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछता है। मैं यहां लिख रहा हूं कोशिका विभाजन। यदि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, हमारी बात समझ में आई। तब बउआ हम आपको बताना चाहते हैं मुकुलन, एकदम याद रखिएगा, मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। एकदम VVI क्वेश्चन है ये वाला, श्वसन वाला और ये कोशिका विभाजन वाला, हमारी बात समझ में आई। इन सभी को एकदम आप चाहे जैसे भी एकदम दिमाग को सटीक रख के जरूर याद करके रखिए, हमारी बात समझ में आई। कि बार बार ये क्वेश्चन पूछता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसमें होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली में। एक चीज और है, अभी हाल ही में हम एक सेट बनाए, उसमें ऑप्शन भी बड़ा अजीब सा देता है, एक कोशिका झिल्ली लिख देता है, एक प्लाज्मा झिल्ली लिख देता है। इस तरह की यदि स्थिति आए बउआ, तो आप उसमें देख कर अटेम्प्ट कीजिए कि नहीं हमको प्लाज्मा झिल्ली अटेम्प्ट करना है, हमारी बात समझ में आई। चलिए, कोशिका विभाजन किस प्रकार का होगा, मुकुलन या विखंडन द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे, क्या दिख रहा है, क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दे कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है बउआ, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या केंद्रक होता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो केंद्रक की यदि बात करेगा बउआ, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग बोल देते केंद्रक नहीं होता है, नहीं बउआ होता है, लेकिन अविकसित होता है, हमारी बात समझ में आई, अविकसित होता है। ये प्रश्न ठीक है, केंद्रक होता है लेकिन क्या होता है, अविकसित होता है। या इसी चीज को दूसरे भाषा में लिखा रहेगा कि केंद्रक एक अविकसित या प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता, हमारी बात समझ में आई। ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो या तो रहेगा अविकसित या तो रहेगा स्पष्ट रूप में नहीं होता, एकदम याद रखते चलिए। तो देखिए और भी क्वेश्चन है, आज मैं इसी का क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक वाला ही निकाल रहा हूं, इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आप इसमें मत जोड़ दीजिएगा। चलिए देखिए, अब यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा गुणसूत्र का, किस प्रकार का गुणसूत्र होता है, हमारी बात समझ में आई। तो बउआ इसमें यदि पूछ दे कि गुणसूत्र किस प्रकार का होता है, तो इसमें एकल गुणसूत्र होता है, याद रखिएगा, एकल गुणसूत्र होता है, हमारी बात समझ में आई, क्योंकि किसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी और चलते हैं, पूछेगा कोशिका भित्ति होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं। कोशिका भित्ति, ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति एकदम पतली सा होता है, हमारी बात समझ में, कोशिका भित्ति एकदम पतला होता है इसमें।
अब कितने, देखिए इसमें क्या करेगा कि कितने लोग आपको बात ही कर देगा कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। हमारी बात समझ में आई? तो देखिए इसका हम आपको जवाब देते हैं, आप समझते चलिएगा। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक का सबसे अच्छा उदाहरण, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण, ध्यान रखिएगा, उदाहरण जीवाणु को माना जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण किसको माना जाता है? जीवाणु। हमारी बात समझ में आई? अब प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण यदि जीवाणु को माना जाता है तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। तो अब बताइए, पेप्टिडोग्लैकन कोशिका भित्ति नहीं हुआ बउआ, तो जीवाणु में कोशिका भित्ति है ये है, तो प्रोकैरियोटिक में क्यों नहीं रहेगा? हमारी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए सबसे अच्छा उदाहरण यदि पूछेगा कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो जीवाणु है। और इस जीवाणु की यदि पूछेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बउआ, तो पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। आधा ग ले क न, पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। ठीक है, कहीं डोग्लैकन लिखल रहेगा, पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। किसकी कोशिका भित्ति? जीवाणु की। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति होती है लेकिन अत्यंत क्या होता है? पतला होता है। अब इसमें यह देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा है जो मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता, तो उस पर भी ध्यान देना है। ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न तो वैसे में देखा जाए तो क्या क्या आ जाएगा जो नहीं होता है। देखिए यहां हम आपको डायरेक्टली लिख देते हैं, नहीं पाया जाता है ऐसे। ठीक है, अब नहीं पाया जाता में क्या क्या है भाई? हमारी बात समझ में आई? तो नहीं पाया जाता में सबसे पहले हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और नाम सुने होंगे लाइसोसोम, नाम सुनवे किए होंगे, लाइसोसोम जरूर सुने होंगे, ये भी नहीं पाया जाता। और क्या नाम है भाई? तो और इसमें चर्चा करते तो नाम सुनिए हरित लवक, ध्यान रखिएगा हरित लवक, हरित लवक भी इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतःप्रदब्बी जालिका ये भी नहीं पाया जाता, अंतःप्रदब्बी जालिका ये भी इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, और क्या नहीं पाया जाता है? हमारी बात समझ में आ रही है? तो और भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको देखिए, जैसे नाम सुने होंगे कसाभिका, नाम सुने होंगे, कसाभिका भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, कसाभिका लिखल रहेगा, कसाभिका बउआ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और हम ऐड करते हैं, कोशिश करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें पूछेगा राइबोसोम। राइबोसोम का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि पूछ दे कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कैसा होता है, हमारी बात समझ में आई? राइबोसोम, तो बउआ राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का होता है। हमारी बात समझ में आई? कितने होता है? 70 इस प्रकार का। तो इतना जो हम क्वेश्चन लिखे बउआ, ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है? प्रोकैरियोटिक कोशिका से। ठीक है, हम 1 मिनट में फिर इसको रिपीट करते हैं, एकदम आसान भाषा में पहले समझते चलिए, इसके बाद हम चलेंगे किसके तरफ? यूकैरियोटिक कोशिका की तरफ। ठीक है, कैसे याद होगा देखिए मैं बताऊंगा, जो इसमें पॉइंट बनाए हैं वही पॉइंट उसमें भी बनाएंगे। तो आप एक यदि का याद कर लिए तो दोनों याद हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई? तो इसीलिए पहले प्रोकैरियोटिक को बढ़िया से समझ लीजिए, तो यूकैरियोटिक ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई? देखिए हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिका, यानी कोशिका निर्माण की जो प्रारंभिक क्रिया में कोशिका होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को आदिम कोशिका, अविकसित कोशिका या प्राचीन कोशिका भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ होता है? प्लाज्मा झिल्ली में। ठीक है, फिर बताए कि कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? तो बउआ यह मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, फिर हम बताए केंद्रक होता है लेकिन अविकसित होता है, स्पष्ट रूपेण नहीं पाया जाता है।
गुणसूत्र किस प्रकार का होगा? एकल, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसके अलावा कोशिका भित्ति पूर्णतः क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, और सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जीवाणु है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लैकन का। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। नहीं पाया जाता में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरितलवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, कशाभिका, ये सब इसमें नहीं पाया जाता है। हमारी बात समझ में आई? एक और इसमें देखिए, इसमें जो पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ का नाम पूछता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुआ यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड्स। ध्यान रखिएगा, आधा ना यू आधा क, न्यूक्लियोइड्स ऐसे लिखा था, न्यूक्लियोइड्स। ठीक है, जो उसमें पाया जाता है बहुआ यानी अनुवांशिक पदार्थ होता है उसको न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद रखिए। चलिए, तो इसको जल्दी सुना नोट कीजिए, बहुत वीवीआई पॉइंट है, एकदम समझ कर आराम आराम से नोट्स बनाइए। मैं खड़ा होकर बनवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले लिखिएगा, संरचना के दृष्टिकोण से कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। संरचना के दृष्टिकोण से कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। संरचना के दृष्टिकोण से कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कोशिका को दो भागों में बांटा जाता है। पहला लिखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहला लिखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा लिखिएगा यूकैरियोटिक कोशिका। पहला लिखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा लिखिए यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां से आते हैं, अब लिखना शुरू कीजिए। पहले वाले को फिर हेडलाइन बनाइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहले वाले को फिर से हेडलाइन बनाइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलिए हेडलाइन बना लिए, बहुत अच्छा। अब नीचे लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा, प्रारंभिक कोशिका को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रारंभिक कोशिका को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रारंभिक कोशिका को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। चलिए, हो गया। अब लिखिएगा, इसी कोशिका को आदिम कोशिका, इसी कोशिका को आदिम कोशिका, फिर कॉमा दीजिए, अविकसित कोशिका, आदिम कोशिका, अविकसित कोशिका तथा प्राचीन कोशिका भी कहा जाता है। इसी कोशिका को आदिम कोशिका, अविकसित कोशिका तथा प्राचीन कोशिका भी कहा जाता है, तथा प्राचीन कोशिका भी कहा जाता है। चलिए, हो गया, यहां तक हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखना, देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन मुकुलन, कोशिका का विभाजन मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। कोशिका का विभाजन मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। विखंडन द्वारा होता है।
चलिए, मुकुलन या विखंडन द्वारा होता है। बहुत अच्छा। अब आगे लिखिएगा, लिखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित या अस्पष्ट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अविकसित या अस्पष्ट होता है। अविकसित या अस्पष्ट होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा, इस कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इस कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। जो अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। उसे न्यूक्लियोइड्स कहा जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इधर वाले पॉइंट पे लिखिएगा, लिखिएगा इस कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इस कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इस कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र केवल कितना होता है? एक होता है। ठीक है, अब आगे लिखिएगा, लिखिएगा इस कोशिका की कोशिका भित्ति, इस मतलब प्रोकैरियोटिक, इस कोशिका की कोशिका भित्ति एकदम पतला होता है। इस कोशिका की कोशिका भित्ति एकदम पतला होता है। एकदम पतला होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट में लिखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण, प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु को माना जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु को माना जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु को माना जाता है। ठीक है, जीवाणु को माना जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु को माना जाता है। ठीक है, अब नीचे नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा, देखिए जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। पे आधा प टी डो आधा ग ले के न, पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लैकन का बना होता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट में लिखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, फिर कॉमा दीजिए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा लाइसोसोम, फिर कॉमा हरित लवक अंतःप्रदब्बी जालिका, कशाभिका, कोशिका कला इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इत्यादि नहीं, यानी ये सब जो है बहुआ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, हरित लवक, अंतःप्रदाबी जालिका, कशाभिका, ये सब इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है,
तो अब उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये देखिए छूट गया अभी, ठीक है, नीचे लिखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है, 70 इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारा के सारा पॉइंट केवल एक पॉइंट से था, वो कौन सा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब दूसरे के तरफ आते हैं, हेडलाइन बनाइएगा यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं और फिर से आप लोग हेडलाइन बनाइए यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि ये पॉइंट भी वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए, मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आप लोग हेडलाइन बनाइए यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि बउआ इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बार बार हम प्रयोग करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो आपको समझ में आना जरूरी होता है। इसलिए पहले इसको अच्छे ढंग से समझ कर पढ़ लीजिए, ताकि आगे कितनों बार हम ये सब का नाम ले तो आप तुरंत समझ सके कि कहाँ सर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हेडलाइन बनाइएगा यूकैरियोटिक कोशिका। मैं यहाँ पे हेडलाइन बना देता हूं, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो प्रश्न बनता है, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि बउआ इसे विकसित कोशिका कहा जाता है, इसे विकसित कोशिका कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई? या कह सकते हैं बउआ कि नवीनतम कोशिका को क्या कहा जाता है? जब वो प्राचीन था तो ये क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा। ये जो कोशिका होता है बिल्कुल क्या होता है? विकसित कोशिका होता है। जैसे ही विकसित कोशिका हो गया, मतलब साफ है कि इसमें जो उसमें नहीं था, इसमें सारा पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा जो हम वहां लिखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रदव्य जालिका, अंतःप्रदव्य जालिका, जालिका, और भी कर देते हैं इत्यादि, जो हम उसमें लिखे थे, इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। हमारी बात समझ में आई? ये सब क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। अब यहां से क्वेश्चन है, जैसे जैसे उसमें चले थे वैसे वैसे इसमें चलेंगे। जैसे इसमें भी आएगा कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका विभाजन, इसमें किस प्रकार का होता है? ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन, तो नाम सुने, या तो अर्धसूत्री भी हो सकता है, इसमें कोशिका विभाजन अर्धसूत्री एंड समसूत्री दोनों होता है। हमारी बात समझ में आ रही है? समसूत्री भी होता है, ठीक है। फिर इसमें और जुड़ता है, जनन किस प्रकार का होता है? यदि जनन पूछे बउआ तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, क्योंकि जनन दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। तो इसमें जो होता है यूकैरियोटिक में जनन कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देखते हैं श्वसन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन ही बबुआ है। इसमें श्वसन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारी बात समझ में आई? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें जो श्वसन तंत्र होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोनों देखिए, प्रोकैरियोटिक में श्वसन तंत्र जो था वो प्लाज्मा झिल्ली में था, ठीक है, और इसमें जो श्वसन तंत्र है वो किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां से थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं। राइबोसोम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। राइबोसोम, यदि ये प्रश्न पूछे कि राइबोसोम इसमें किस प्रकार की होती है, तो इसमें बउआ राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है। हमारी बात समझ में आई? इसमें कहता है कि 80 इस प्रकार का होता है। कौन? राइबोसोम। उसमें 70 था, इसमें 80 होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए, फिर इसमें क्वेश्चन, उसमें हम कोशिका भित्ति की चर्चा किए थे। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो बिल्कुल मोटी होती है,
ध्यान रखना, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है बउआ, वो कहता है कैसी होती है, बिल्कुल मोटी होती है। ये भी प्रश्न है। फिर देखिए उसमें गुणसूत्र बताए थे, तो उसमें गुणसूत्र क्या बताए, एकल होता है, इसमें एक से अधिक का होता है। ठीक है, इसमें गुणसूत्र यदि बात करेगा बउआ, तो इसमें गुणसूत्र कहता है एक या एक से अधिक होता है, एक या एक से अधिक भी होता है। ये भी प्रश्न अच्छा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हमारी बात समझ में आई। इसका यदि कोई उदाहरण पूछ ले, तो इसका उदाहरण बउआ जो आपका एक सामान्य रूप से देखा जाए तो जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे खास तौर से जीवाणु, कुछ विषाणु भी है, उन सभी को छोड़ दे तो समस्त जो जीव है सब प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है। जैसे हम मान के चलते हैं आदमी है, ठीक है, हम भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। पेड़ है यूकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ है, यानी जो भी आप सामान देख रहे हैं सब यूकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है। केवल जीवाणु जो एक कोशिकीय होता है उसको छोड़कर सब यूकैरियोटिक कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि सब में केंद्रक होता है। केंद्रक नहीं लिखे तो यहां भी देखते हैं, इसमें केंद्रक विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है। केंद्रक इसमें पूर्णतः क्या होता है, विकसित होता है। बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न भी है। ठीक है, तो चलिए ये सारे जो पॉइंट है किससे संबंधित है, यूकैरियोटिक से। हेडलाइन बनाइए, यूकैरियोटिक कोशिका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखिएगा। यह एक विकसित कोशिका होती है, यह एक विकसित कोशिका होती है जिसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है। यह एक विकसित कोशिका होती है जिसमें केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है और स्पष्ट रूप से पाया जाता है। पूर्णतः विकसित होता है और स्पष्ट रूप से पाया जाता है, स्पष्ट रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट लिखना। इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रदबीजालिका, हरित लवक इत्यादि पाया जाता है। अंतःप्रदबीजालिका, हरित लवक इत्यादि पाया जाता है। चलिए समझ में आ गया। अब आगे लिखिएगा, लिखना यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के होते हैं। कोशिका का विभाजन अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के होते हैं। अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए हो गया, दोनों प्रकार के होते हैं। फिर लिखिएगा, इसमें जनन की क्रिया लैंगिक होती है। इसमें जनन की क्रिया लैंगिक होती है। इसमें जनन की क्रिया लैंगिक होती है। लैंगिक होती है। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट में लिखना, ये एकदम वीवीआई पॉइंट है, लिखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हो गया। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, इस कोशिका में राइबोसोम, इस कोशिका में राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है। इस कोशिका में राइबोसोम 80 इस प्रकार का होता है तथा 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 इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, कुछ जीवाणु और विषाणु को छोड़कर समस्त जीव, कुछ जीवाणु और विषाणु को छोड़कर समस्त जीव यूकैरियोटिक कोशिका का बना है। यूकैरियोटिक कोशिका का बना है। यूकैरियोटिक कोशिका का बना है। जैसे, नीचे लिखिएगा, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका का बना है, जैसे मानव, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि। जैसे मानव, पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप, उम्मीद है कि इस वीडियो में अच्छे ढंग से प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और इन दोनों में यदि अंतर स्पष्ट करना कहेगा तो आपका इसमें सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।